फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कनाडा के रिफ्यूजल 179B की, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के पास यही रिफ्यूजल लग के आता है आपके टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। जैसे ही हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो हम फ़ौरन रश करते हैं ट्रैवल एजेंट्स के पास, खुद से दोबारा से भागते हैं कि हम इसको वीज़ा को प्रोसेस करें। हमें समझ नहीं आती कि ऐसी क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। देखिए, कनाडा अपने एक लॉ के तहत इसको रिफ्यूज़ करता है, जिसमें वीज़ा ऑफिसर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोचता है। जैसे कि उसको लगता है कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको ठीक नहीं बताई, उसमें कोई गलती है, या वो समझता है कि जो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं इसके अंदर गलती है। वो देखता है कि जो आपने अपना केस फाइल किया उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका कवर लेटर कह रहा है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर अटैच नहीं है, आपने फ़ाइल प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं की, आपने ट्रैवल हिस्ट्री उसको सही तरीके से नहीं बताई, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे हर तरह का काम होता है। तो वो ये भी अंडरस्टैंड करता है कि शायद ये कोई फेक ट्रैवल हिस्ट्री आपने साथ इसके लगा दी है। इस बेस पे भी आपका केस रिफ्यूज़ हो जाता है। इसके अलावा ये सारे कॉमन रिफ्यूजल्स हैं जो आते ही आते हैं अगर 179B के अंदर आपका केस रिफ्यूज़ हो रहा है तो। इसके अलावा ज़्यादातर 90 to 95% केस जो है वो आपके फाइनेंशियल्स और एसेट्स के ऊपर रिफ्यूज़ कर देता है कि आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो नहीं सही से उनको बताई, या जो आप अपने एसेट्स के बारे में बता रहे हैं उसके अंदर आप ठीक बात नहीं कर रहे। आपका रिफ्यूजल है वो आ जाता है जी आपकी एक होम टाइज़ के ऊपर कि आपकी पाकिस्तान के साथ जो है वो टाइज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है। समटाइम्स आ जाता है आपका रिफ्यूजल कि आपके टाइज़ ही कनाडा में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि अगर पहली बात को कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, अनमैरिड हैं, जॉब नहीं कर रहे और आप अपने बहन भाइयों से इनविटेशन लेके अपना केस प्रोसेस करते हैं तो इस सूरत में भी वो आपको रिफ्यूज़ कर देता है। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा शो कर देते हैं कि हमारे कनाडा में बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, बहन भी है, भाई भी है, कज़न भी है, फूफो भी हैं, चचा भी हैं, इस सूरत में वो आपको कनाडा के अंदर स्ट्रॉन्ग टाइज के ऊपर रिफ्यूज़ कर देता है। समटाइम्स उसको आपका पर्पस क्लियर नहीं होता, वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि आपका पर्पस क्या है। यानी हमने इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग कवर लेटर लिखा होता है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि आप क्यों ट्रिप करना चाहते हैं। इसके अलावा आपकी एज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम्स 20 ईयर्स से लेके 29 ईयर्स तक की जो एज में लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उसके ऊपर भी वो रिफ्यूजल लगा देता है। एज उसके लिए मैटर कर रही होती है। इसके अलावा समटाइम्स जो है वो वीज़ा ऑफिसर ये भी कहता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि आप कनाडा में स्टे करने के बाद इसको छोड़ कर जाएंगे, आप अपना जो स्टे है वो कंप्लीट करने के बाद कनाडा को नहीं छोड़ेंगे। इस बेस पे वो आपको रिफ्यूज़ कर देता है। ये सारे कॉमन रिफ्यूजल्स हो गए जिसकी बेस के ऊपर उसने आपको रिफ्यूज़ कर। आपने ये जो केस सबमिट किया है इसको अपने सामने रख लें और ख़ुद को एक वीज़ा ऑफिसर कंसीडर करें और उन चीज़ों में से देखते हुए निकालें कि इसमें से क्या क्या गलत था। अगर आप वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर हो और आपके सामने ऐसा केस आए तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए जो जस्टिफाई करे आपके इस केस को जो आपने कनाडा में सबमिट किया है। तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें मिसिंग थी या आपसे मिस हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना केस पूरा प्रेजेंट किया और कोई 2-3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे आपके जहन से निकल गया, उनको अपलोड करना मिस हो गया, नहीं अपलोड कर सके, उसने आपको रिफ्यूजल दे दिया। अब आपका रिफ्यूजल आ गया, अब आपने अपना रिफ्यूजल लेटर पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उसमें देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रिफ्यूज़ किया उसने होम टाइज पाकिस्तान से, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपने सोचना है इसके बारे में कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपका वीज़ा ग्रांट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अनमैरिड थे पहले जब आपने वीज़ा अप्लाई किया, अब आप मैरिड हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। मैरिड हो गए, अपनी वाइफ के साथ वीज़ा अप्लाई करें, प्लस पॉइंट हो जाएगा। आप खुद से जब ये प्रोफाइल जज करेंगे ना तो आपको खुद से पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा मैंने गलतियाँ की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जब आप इस तरीके से स्टडी करके अपना केस निकालेंगे, दोबारा से लिखेंगे, दोबारा से प्रेजेंट करेंगे तो उसमें वो सारी गलतियाँ आप कवर कर लेंगे। और एक बात यह है कि इंसान जो है वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। अगर आप अपने केस को स्टडी करते हैं, आपको समझ आ जाती है, आप उन चीज़ों को रेक्टिफाई करते हैं और उसके बाद आप अपना केस दोबारा से सबमिट करते हैं, खुद करते हैं या किसी से करवाते हैं, किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका वीज़ा लग जाए।
मैं इसमें आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं ना, वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करके दें। आपका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा और क्लियर जाना चाहिए उनके। इसके अलावा आपका कवर लेटर बहुत ही अच्छा बना होना चाहिए। मेरे चैनल पे कवर लेटर से रिगार्डिंग एक वीडियो है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो आप उसको जाके देख सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा आपका कवर लेटर बनाने में। इसके अलावा जब भी आपका केस रिफ्यूज़ होता है तो जो भी आपका रिफ्यूज़ल है उसका एक जस्टिफिकेशन लेटर ज़रूर बनाएं। आपका कवर लेटर अलग होगा और जस्टिफिकेशन लेटर अलग होगा, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि क्या वजह हुई, क्या डॉक्यूमेंट मिस हो गया, किस वजह से मैं ये डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सका, या ये मेरी गलती हो गई, या इस तरीके से आपने अपनी पूरी जस्टिफिकेशन उसमें लिखनी है कि क्या वजह हुई कि आपका लास्ट टाइम रिफ्यूज़ल आया था। अपने रिफ्यूज़ल को कभी भी इग्नोर करके दोबारा से केस ना सबमिट करें। केस रिफ्यूज़ हो जाता है तो इसका फॉर्म और इसका जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसको आपने संभाल के रखना है। इसके अलावा इससे हट के बात करने लगी हूँ, अगर आपके मल्टीपल कंट्रीज़ का भी रिफ्यूज़ल आया हो ना, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके केस प्रॉपरली प्रेजेंट करें तो आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो सकता है। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।